नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। लोकतंत्र में मतदाता यानी जनता सर्वोपरि है और भारतीय गणतंत्र के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव 2024 में किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत का जनादेश नहीं दिया है। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 होती है। इस लिहाज से सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 272 सीटों का बनता है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर आम चुनाव में केवल 242 सीटें ही हासिल कर पाई है। हालांकि उसके नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 272 सीटें हासिल हुई हैं और इस बीच अलायंस के सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। वहीं दूसरी तरफ दमदार वापसी करते हुए इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस की अगुवाई में 234 सीटें हासिल की हैं। विपक्षी गुट भी केंद्र में सरकार बनाने के लिए अंदर खाने तमाम जुगत पर विचार कर रहा है। मोटे तौर पर नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय नजर आ रहा है, लेकिन ये जानना बेहद आवश्यक है कि नई सरकार के सामने बहुमत साबित करने के दौरान कौन कौन से हालात खड़े हो सकते हैं। चुनाव नतीजे साफ, अब सरकार बनाने का सवाल। नंबर गेम पर टिकी नजर, क्या क्या हो सकता मंजर। नई सरकार, नया आधार, किसी को नहीं मिला बहुमत। नीतीश नायडू पर नजर, फाइनली जाएंगे किस करवट। घूमे सारे समीकरण, मोदी ही बनेंगे तीसरी बार पीएम। एनडीए को 292 सीट, बीजेपी अपने बूते बहुमत से चूकी। इंडिया अलायंस को 234 सीट, सरकार बनाने की जुगत। ,543 सदस्यों की लोकसभा, बहुमत के लिए 272 जादुई आंकड़ा। नरेंद्र मोदी जल्द ही तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन इस बीच उन तमाम सिनेरियो को समझना लाजमी बन जाता है जिनसे एक मजबूत सरकार देश के विकास को बरकरार रख पाए। बीजेपी अपने बूते 32 सीटों से बहुमत हासिल करने से चूक गई है, लेकिन बड़े सहयोगियों के नैरुक अख्तियार करने के बावजूद नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश की बागडोर संभालते नजर आ रहे हैं। अब आपको सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर गेम की हर सिचुएशन से भी रूबरू कराते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं, अब सवाल सरकार बनाने का है। बीजेपी अपने बूते बहुमत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उसकी अगुवाई वाले एनडीए ने 292 सीटें जीत ली है, यानी बहुमत से 20 सीटें ज्यादा। दूसरी तरफ 234 सीटों वाला इंडिया अलायंस भी सरकार बनाने की जुगत में है, लेकिन पलड़ा एनडीए का भारी है। मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कुछ ही दिनों की दूरी पर है। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है।
ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। मगर केंद्र में फिर से मोदी सरकार कैसे बहुमत हासिल करेगी, इसके लिए आपको सीटों के गणित के तमाम सिनेरियो बताते हैं। आपको बता दें, लोकसभा में 543 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली है। अब पहला सिनेरियो ये बनता है कि अगर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए का साथ छोड़ देती है तो क्या होगा। एनडीए के पास 292 सीटें हैं। इनमें टीडीपी की हिस्सेदारी 16 सीटों की है। अगर टीडीपी इंडी अलायंस के साथ जाती है तो एनडीए के पास 276 सीटें बचेंगी, यानी बहुमत से 4 सीटें ज्यादा। इस स्थिति में भी एनडीए की सरकार बन जाएगी। वहीं दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि अगर नीतीश की जेडीयू एनडीए का साथ छोड़ती है तो क्या होगा। एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू के पास 12 सीटें हैं। अगर जेडीयू इंडी गठबंधन के साथ जाती है तो एनडीए के पास 280 सीटें रहेंगी, यानी बहुमत से 8 सीटें ज्यादा। तब भी एनडीए की सरकार बन सकती है। तीसरा सिनेरियो ये बनता है कि अगर टीडीपी और जेडीयू दोनों एनडीए का साथ छोड़ देते हैं तब क्या होगा। टीडीपी की 16 सीटें और जेडीयू की 12 सीटें मिलकर 28 के आंकड़े पर पहुंचती हैं। अगर एनडीए की कुल 292 सीटों में से टीडीपी और जेडीयू की सीटें माइनस कर दें तो आंकड़ा 264 पहुंचेगा, यानी बहुमत से 8 सीटें कम। ऐसे में एनडीए सरकार बहुमत से पीछे रह जाएगी, लेकिन फिर भी एनडीए सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा गठबंधन रहेगा। पहले और दूसरे सिनेरियो में एनडीए के पास बहुमत है। ऐसे में प्रीपोल अलायंस को बहुमत मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति एनडीए के नेता को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेंगे। गठबंधन के नेता होने की वजह से मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तीसरे सिनेरियो में भले ही एनडीए बहुमत से पीछे रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा गठबंधन होने की स्थिति में राष्ट्रपति उसे सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेंगे ही। इस स्थिति में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि बहुमत साबित करने के लिए उन्हें 8 सीटों की जरूरत होगी। इस बार निर्दलीय और कई छोटे छोटे ऐसे दल हैं जो किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। निर्दलीयों छोटे दलों को कुल 18 सीटें मिली है। मोदी इन दलों या प्रत्याशियों को साथ लाकर बहुमत का आंकड़ा जुटा सकते हैं। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडी अलायंस भी समीकरणों को साध कर अपनी सरकार बना सकती है। इसके लिए तमाम हालात समझने होंगे। मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है। पहला सिनेरियो यह है कि अगर जेडीयू एनडीए छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ आ जाए तो नीतीश कुमार के पास 12 सीटें हैं। अगर वो इंडिया अलायंस के साथ आते हैं तो इनका आंकड़ा 246 पहुंच जाएगा। इसके बाद भी इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े से
28 सीटें पीछे रह जाएगा। दूसरा सिनेरियो यह है कि अगर टीडीपी एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ आए तो टीडीपी को 16 सीटों पर जीत मिली है। अगर वो इंडिया अलायंस के साथ आती है तो इनका आंकड़ा 250 पहुंच जाएगा। इसके बाद भी इंडिया बहुमत के आंकड़े से 22 सीटें पीछे रह जाएगी। तीसरा सिनेरियो यह है कि अगर जेडीयू और टीडीपी दोनों इंडिया अलायंस में आ जाते हैं तो टीडीपी और जेडीयू को मिलाकर 28 सीटें हैं। ये दोनों इंडिया अलायंस के साथ जुड़ती है तो आंकड़ा 262 पहुंचेगा। इसके बाद भी इंडिया अलायंस 10 सीटों से बहुमत से पीछे रह जाएगा। चौथा सिनेरियो यह है कि अगर जेडीयू, टीडीपी और लोजपा रामविलास इंडिया के साथ आ गए तो टीडीपी की 16, जेडीयू की 12 और लोजपा की 5 सीटों को इंडिया अलायंस की सीटों में शामिल करें तो इनका आंकड़ा पहुंचता है 267, यानी बहुमत से 5 सीटें कम। यानी इन तीनों पार्टियों के साथ आने के बाद भी इंडिया अलायंस बहुमत से पीछे रह जाएगी। इलेक्शन के नंबर गेम तो साफ है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। संवैधानिक रूप से भी मोदी का पलड़ा भारी है। दरअसल भारत के राष्ट्रपति परंपरा के मुताबिक सबसे बड़े अलायंस या सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करते हैं। इस चुनाव में 292 सीटों के साथ एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन है और 240 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ा दल। अगर एनडीए की कुछ साथी साथ छोड़ देते हैं और इंडिया अलायंस बहुमत का दावा करता है तो भी राष्ट्रपति अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीजेपी को बड़ा दल होने के नाते सरकार बनाने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक बार सरकार बनाने के बाद मोदी को बहुमत जुटाने में खास दिक्कत नहीं होगी, यानी इस बार भी मोदी के पीएम बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। आखिर में एक रेयरेस्ट सिनेरियो पर बात कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें हैं। अगर नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए का साथ छोड़कर इंडी गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, इसके अलावा 7 निर्दलीय और 9 छोटी छोटी पार्टियां जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, ये भी इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं, तो इंडिया गठबंधन बहुमत के 272 आंकड़े को पार कर लेगा। हालांकि इसकी संभावना रेयरेस्ट है। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद अब नई सरकार बनाने को लेकर उठापटक शुरू हो चुकी है। इसके बीच एनडीए के सहयोगियों ने सरकार गठन से पहले ही बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने नई सरकार में 3 कैबिनेट मंत्रियों की मांग की है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे 1 कैबिनेट और 2 एमओएस मंत्रालय चाह रहे हैं। वहीं चिराग पासवान 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री की मांग कर सकते हैं। जीतन राम मांझी भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। वहीं टीडीपी समेत दूसरे सहयोगी दलों ने भी अपनी बड़ी मांगें सामने रख दी हैं। सबसे बड़ी डिमांड लोकसभा स्पीकर पद को लेकर रहने वाली है, जिस पर टीडीपी दावा ठोकने लगी है। कहा जा रहा है कि नायडू 5 से लेकर 6 या फिर इससे ज्यादा मंत्रालय भी मांग सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद एनडीए के पास बहुमत तो है, लेकिन बीजेपी के पास अकेले बहुमत ना होने के चलते उसके सहयोगी दलों यानी टीडीपी और जेडीयू की अहमियत बढ़ गई है। ये माना जा रहा है कि दोनों ही दल बीजेपी को समर्थन देने को तैयार हैं, लेकिन सरकार में भागीदारी से लेकर अपनी हनक दोनों ही दल दिखाने लगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों ही दलों ने बीजेपी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया ब्लॉक में जाने के सवाल को खारिज कर दिया। नायडू ने कहा कि हम एनडीए में हैं। नायडू ने विधानसभा चुनाव में जीत पर कहा कि हमने राज्य के कल्याण और विकास के लिए गठबंधन बनाया है। टीडीपी को 45% और वाईएसआरसीपी को 39% वोट मिले हैं। कई टीडीपी कार्यकर्ताओं को रातों की नींद गंवानी पड़ी, उन्हें प्रताड़ित किया गया। No, hear me I say, you are very loud, you want news, always. I am also experienced, I have seen so many political changes in this country. We are in NDA, I am going for NDA meeting. In course of time, anything, we will report to you. Thank you. एनडीए गठबंधन के तहत अगर बीजेपी को तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनानी है तो उसे टीडीपी और जेडीयू की शर्तों को मानना पड़ सकता है और इसके लिए दोनों ही दलों ने प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी से खबरें हैं कि टीडीपी बीजेपी से जल शक्ति, शिक्षा और सड़क परिवहन मंत्रालय जैसे पद मांग सकती है और लोकसभा में अध्यक्ष पद की डिमांड कर सकती है। इतना ही नहीं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए सरकार में शामिल होने के लिए भी स्पीकर का पद और कई मंत्री पदों की मांग कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में दोनों सहयोगी दलों ने ये मांग भविष्य में किसी भी संभावित विभाजन से बचने के लिए की है। दरअसल दल बदल विरोधी कानून में लोकसभा स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
दल बदल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के पास भी सीमित अधिकार है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आरोप लगाए गए हैं कि स्पीकर ने अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के खिलाफ दल बदल विरोधी कार्रवाई की सुनवाई और फैसला करने का अंतिम अवसर दिया था। इन याचिकाओं की सुनवाई में देरी से पार्टी में विभाजन हुआ। लोकसभा के संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख अध्यक्ष का पद आमतौर पर सत्तारूढ़ गठबंधन के पास जाता है। उपाध्यक्ष का पद पारंपरिक रूप से विपक्षी दल के सदस्य के पास होता है। इस बीच सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन द्वारा नीतीश को डिप्टी पीएम तक का पद ऑफर किया गया है। हालांकि इसको लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। केंद्र में नई सरकार गठन के लिए सीटों का जोड़ घटा गुणा भाग हो रहा है और ये इस वजह से हुआ क्योंकि बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। दरअसल बीजेपी को हिंदी पट्टी के कई राज्यों से बम्पर सीटों की उम्मीद थी, लेकिन नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को आधी या फिर उससे ज्यादा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। हिंदी पट्टी के राज्यों से मिले झटके ने ही सिर्फ बीजेपी को सदमे में नहीं पहुंचाया है, बल्कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां जीत को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा आश्वस्त थी। ऐसे राज्यों में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं। इन राज्यों में बीजेपी को इंडिया गठबंधन से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा। ऐसे में उन राज्यों के बारे में जानना जरूरी है जहां बीजेपी को उम्मीद की जीत थी, मगर उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को यहां पर 64 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें से 62 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। इस बार एनडीए को यहां 36 सीटें हासिल हुई हैं, जिसमें से 33 सिर्फ बीजेपी को मिली है। एक तरफ से यूपी में बीजेपी की सीटें आधी हो गई हैं। ये जो एग्जिट पोल इन्होंने दिखाया था, ये अपनी तरीके से मनगढ़ंत इसकी तैयारी कराकर जनता को भ्रमित करने के लिए और मानसिक दबाव बनाने के लिए दिखाया गया था। निश्चित तौर से जो जमीन पर ग्राउंड रियलिटी है उससे हम लोग जुड़े हैं। हिंदी हार्टलैंड का दूसरा सबसे प्रमुख राज्य राजस्थान है, जहां पिछली बार एनडीए ने सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी को 24 सीटें मिली थी, जबकि एक सीट आरएलपी के खाते में गई थी। हालांकि इस बार हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर 14 सीटों पर जीत मिली है। उधर इंडिया गठबंधन के हिस्से में 11 सीटें गई हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा में पिछले 10 साल में बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत हुई। इसका जीता जागता सबूत ये रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत मिली थी। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पार्टी की सीटें घटकर आधी हो गई हैं। बीजेपी को हरियाणा में 5 सीटें मिली हैं। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी 2 टुकड़ों में बंट गए। शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट इंडिया गठबंधन के साथ था, तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट एनडीए के साथ खड़ा था। बीजेपी को पिछली बार महाराष्ट्र में 23 सीटें मिली थी, मगर इस बार यहां बदले राजनीतिक हालात के चलते उसे 11 सीटें ही हासिल हुई। जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन का हौसला बढ़ाए रखा, वैसे ही बंगाल में टीएमसी भी कर रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि 2019 में बंगाल में 18 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 2014 में 12 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 29 सीटों पर जीत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनना तय है, लेकिन इस बीच कई पेचीदा समीकरण भी बन रहे हैं। चुनाव से पहले अस्तित्व विहीन नजर आ रहा विपक्ष मजबूत जमीन के साथ दोबारा मैदान में आ खड़ा हुआ है। इस बीच तीसरी कतार में वो पार्टी और निर्दलीय सांसद हैं, जिनके यहां वहां हो जाने से दिल्ली का तख्त हिल सकता है। लिहाजा आने वाले दिनों के साथ अगले 5 साल बीजेपी को सहयोगी दलों की तरफ से एक दबाव का सामना करना ही पड़ेगा। वहीं अब किसी भी कार्रवाई के खिलाफ विपक्षी दल बेहद मजबूती से विरोध दर्ज कराते नजर आ सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।